हम आपको ये बताएंगे कि हरियाणा और जम्मू कश्मीर के बाद अब प्रधानमंत्री मोदी और राहुल गांधी की टीम के बीच अगली सीरीज में दो बहुत महत्वपूर्ण मैच खेले जाएंगे, जिनमें पहला और सबसे बड़ा मैच होगा महाराष्ट्र में और दूसरा मैच है झारखंड में। महाराष्ट्र में विधानसभा की 288 सीटों के लिए 20 नवंबर को वोटिंग होगी और 23 नवंबर को नतीजों की घोषणा होगी, जबकि झारखंड की 81 सीटों के लिए 13 और 20 नवंबर को 2 चरणों में वोटिंग होगी और इसके नतीजे भी उसी दिन यानी 23 नवंबर को ही आएंगे। यानी झारखंड और महाराष्ट्र दोनों के नतीजे 23 नवंबर को आप अपनी डायरी में नोट करके रख लीजिए। महाराष्ट्र में यह चुनावी मैच ऐसे समय में हो रहा है जब हरियाणा में बीजेपी ने कांग्रेस को लगातार तीसरी बार विधानसभा चुनाव में हराया और लोग कह रहे हैं कि बीजेपी सत्ता में आती है लेकिन समझ में नहीं आती। और हरियाणा में इस बार जलेबी की भी बड़ी चर्चा रही, जिसे ऑर्डर तो कांग्रेस पार्टी ने किया था लेकिन इसे खाया बीजेपी ने। कांग्रेस पार्टी ये मानकर चल रही थी, ये मान बैठी थी कि हरियाणा में तो उसका राज आने ही वाला है, हरियाणा में उसकी जीत पक्की है, लेकिन जिस दिन नतीजे आए उस दिन सब कुछ उलट पुलट हो गया। महाराष्ट्र का चुनाव जलेबी जैसा तो नहीं है बल्कि वड़ा पाव जैसा होगा और जो पार्टी वड़ा पाव की तरह वड़े की तरह पाव में दब जाएगी उसका हारना निश्चित होगा। महाराष्ट्र में सबसे बड़ी अग्नि परीक्षा राहुल गांधी की है, क्योंकि राहुल गांधी लोकसभा चुनावों के बाद हरियाणा के अपने पहले ही मैच में हार गए। इसके अलावा हरियाणा का चुनावी मैच बीजेपी और कांग्रेस के बीच हुआ था, लेकिन महाराष्ट्र का महामुकाबला दो टीमों के बीच होगा, जिनमें एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी की टीम होगी और दूसरी तरफ राहुल गांधी की टीम होगी। यानी एक तरफ एनडीए और दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन। और इन दोनों टीमों की कुल 6 बड़ी पार्टियां चुनाव में एक दूसरे को हराने के लिए अपनी पूरी ताकत लगाने वाली है। अब दोनों टीमें देख लीजिए। एनडीए की टीम में बीजेपी है, शिवसेना है और अजीत पवार की एनसीपी है, जबकि इंडिया गठबंधन की टीम में कांग्रेस है, शरद पवार की एनसीपी है और उद्धव ठाकरे की पार्टी होगी, जिसे उद्धव ठाकरे असली शिवसेना बताते हैं। 74 वर्ष के प्रधानमंत्री मोदी की टीम में 4 बड़े खिलाड़ी होंगे, जिनमें मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे 60 वर्ष के हैं, अजीत पवार 65 वर्ष के हैं, प्रफुल्ल पटेल 67 वर्ष के हैं और देवेंद्र फडणवीस इनमें सबसे छोटे हैं 54 वर्ष के। जबकि 54 वर्ष के ही राहुल गांधी की टीम में 3 बड़े खिलाड़ी होंगे, जिनमें शरद पवार 83 वर्ष के हैं और हो सकता है कि यह शरद पवार का आखिरी एक्टिव इलेक्शन हो, क्योंकि जब अगला चुनाव आएगा तब शरद पवार की जो उम्र है वो लगभग 88 वर्ष हो चुकी होगी। उद्धव ठाकरे 64 वर्ष के हैं और महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले 61 वर्ष के हैं। महाराष्ट्र में इसी साल जब लोकसभा के चुनाव हुए थे तब एनडीए की टीम ने 48 में से 17 सीटें जीती थी, जिनमें बीजेपी ने 9, एकनाथ शिंदे की पार्टी ने 7 और अजीत पवार की पार्टी एनसीपी ने सिर्फ 1 सीट जीती थी। जबकि इंडिया गठबंधन की टीम ने 48 में से 30 सीटें जीती थीं, जिनमें कांग्रेस ने अकेले 13 सीट जीती, उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने 9 और शरद पवार की पार्टी ने 8 सीटें जीती थीं। और इंडिया गठबंधन ने महाराष्ट्र में लोकसभा के चुनाव में एनडीए की टीम को हरा दिया था। सबसे बड़ी बात यह है कि लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन 153 विधानसभा क्षेत्रों में आगे था और विधानसभा में बहुमत के लिए जो 145 सीटों की आवश्यकता होती है उससे उसे सिर्फ 13 सीटें ज्यादा मिली थी, जबकि एनडीए गठबंधन 126 सीटों पर ही सिमट गया था। यानी उस हिसाब से अगर आप देखें तो अगर लोकसभा चुनाव के साथ विधानसभा चुनाव भी हो जाते तो इंडिया गठबंधन की सरकार महाराष्ट्र में बन जाती। इसलिए अगर विधानसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन लोकसभा के चुनाव के प्रदर्शन को अगर दोहराने में ही कामयाब हो जाए तो बीजेपी महाराष्ट्र में हार सकती है, लेकिन अगर बीजेपी वोटों के लीकेज को रोकने में कामयाब हो गई तो वो इस मैच को पूरी तरह से पलट भी सकती है। या ये कह लीजिए कि बीजेपी ने अगर विपक्ष के वोटों को बांट दिया, ठीक वैसे ही जैसे बीजेपी ने हरियाणा में किया, तब पासा पलट सकता है। और इस रणनीति को आप बांटो और जीतो का नाम भी दे सकते हैं। इसमें विपक्षी दल महाराष्ट्र के 80% हिंदुओं को अलग अलग जातियों में बांटकर चुनाव जीतने की कोशिश करेंगे
और बीजेपी विपक्षी दलों के वोटों को बांटकर चुनाव जीतने की कोशिश करेगी। अगर बीजेपी महाराष्ट्र में उतने वोट हासिल करने में कामयाब हो गई जितने वोट उसे लोकसभा और पिछले विधानसभा चुनाव में मिले थे, तो बीजेपी महाराष्ट्र के चुनाव में अपनी सरकार बना सकती है। लोकसभा चुनाव में बीजेपी को बाकी सभी पार्टियों से सबसे ज्यादा 26% वोट मिले थे, जबकि कांग्रेस को 16.9% वोट मिले, उद्धव ठाकरे की पार्टी को 16.7%, शरद पवार की पार्टी को 10.2%, अजीत पवार की एनसीपी को 3.5% और एकनाथ शिंदे की शिवसेना को भी उतने ही लगभग 3.5% वोट मिले थे। ये मैं इस लोकसभा चुनाव की बात आपको बता रहा हूं। तो अगर वोट परसेंटेज के हिसाब से देखें तो बीजेपी वहां सबसे बड़ी पार्टी है। महाराष्ट्र के चुनाव में असली और नकली का भी फैसला होगा और अब एनसीपी को सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार करने की आवश्यकता नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट में यह तय किया जाएगा कि कौन असली एनसीपी है और कौन नकली एनसीपी है, असली एनसीपी किसे कहा जाएगा या फिर असली शिवसेना किसकी है। ये तो अदालतों में मामले चलते रहेंगे। अदालतों के फैसले आ भी चुके हैं जिसमें उन्होंने अपना फैसला सुना दिया, लेकिन राजनीति में सबसे बड़ा फैसला होता है जनता का फैसला। चुनावों के नतीजों से यह स्पष्ट हो जाएगा कि महाराष्ट्र की जनता किस एनसीपी को और किस शिवसेना को असली मानती है। क्या शिंदे वाली शिवसेना को असली मानती है या ठाकरे वाली शिवसेना को असली मानती है? शरद पवार को असली एनसीपी मानती है या फिर उनके भतीजे अजीत पवार को असली एनसीपी मानती है? इसलिए एक बहुत बड़ा चुनाव हम आपको बता रहे हैं, इसलिए यह होगा क्योंकि इससे असली नकली का भेद भी पता चलेगा। अदालतें कुछ भी कहें, चुनाव आयोग ने नाम किसी को भी दे दिया हो, पार्टी का सिंबल किसी को भी दे दिया हो, लेकिन जब तक उस सिंबल पर जनता की मोहर नहीं लगती तब तक कौन असली है और कौन नकली यह पता नहीं चलेगा। और इसलिए शिवसेना के टूटने के बाद, एनसीपी के टूटने के बाद यह पहली बार विधानसभा का चुनाव हो रहा है महाराष्ट्र में और अब पता चलेगा कि जनता को यह बात पसंद आई या नहीं आई। जनता को क्या यह अच्छा लगा कि शिवसेना का एक हिस्सा टूटकर बीजेपी के समर्थन में चला गया और एनसीपी का भी एक हिस्सा टूटकर बीजेपी के समर्थन में चला गया? क्या जनता इस पूरे फैसले को अपना अप्रूवल देती है? यह पता चलेगा। चौथी बात यह कि महाराष्ट्र के चुनावों का राष्ट्रीय राजनीति पर भी असर होगा और अगर बीजेपी हरियाणा के बाद महाराष्ट्र के चुनाव में भी जीत गई तो ब्रांड मोदी की ताकत इसके बाद रुकने का नाम नहीं लेगी। इसके बाद ब्रांड मोदी को कोई रोक नहीं पाएगा। कुछ समय के लिए इसमें ब्रेक लगा था जब लोकसभा का चुनाव हुआ था और चुनाव के नतीजे आए थे और बीजेपी को 240 वोट मिले, जो 240 सीटें मिली थी। तब ऐसा लगा था कि ब्रांड मोदी पर कुछ ब्रेक लगा है, लेकिन उसके बाद हरियाणा का नतीजा आया और अगर हरियाणा जैसा ही नतीजा महाराष्ट्र में भी आ गया तो फिर मोदी को रोकने वाला कोई नहीं। पांचवी बात यह कि यह भूल सुधार का चुनाव भी हो सकता है। अगर राहुल गांधी इस दौरान अपनी भूल को सुधार लेते हैं तो महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन जीत सकता है, क्योंकि राहुल गांधी चुनावों में, लोकसभा चुनावों में जीत के बाद लगातार सिर्फ अपनी जीत का जश्न मनाते ही रह गए। उन्होंने शायद रणनीति पर ध्यान नहीं दिया, उन्होंने उतनी मेहनत नहीं की जितनी लोकसभा चुनाव में मेहनत की थी और उन्हें लगा कि सिर्फ वीडियो बना बना कर ही वो चुनाव जीत जाएंगे। कहीं तो उनसे भूल हुई है कि हरियाणा में उन्होंने जीता हुआ मैच अपने हाथ से गंवा दिया। इसलिए राहुल गांधी को जो भूल उनसे हुई है वो सुधारनी होगी अगर उन्हें महाराष्ट्र जीतना है तो। और अगर राहुल गांधी ने अपनी भूल नहीं सुधारी तो फिर जनता अपनी पुरानी भूल को सुधार कर यह बता देगी कि उसने लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी को 240 से 40 सीटें देकर एक भूल की थी और अब उसने इस भूल को सुधार लिया है। जैसे हरियाणा की जनता ने एक संदेश देने की कोशिश की है कि 240 सीट जब लोकसभा में मिली हैं बीजेपी को, तो हरियाणा की जनता ने अपनी इस भूल को सुधार लिया और बीजेपी को तीसरी बार दोबारा से सत्ता में बैठा दिया। पिछली बार महाराष्ट्र में बीजेपी ने सबसे ज्यादा 122 सीटें जीती थी, जबकि कांग्रेस ने 42, एनसीपी ने 41 और शिवसेना ने 63 सीटें जीती और बीजेपी इन सभी पार्टियों से काफी आगे थी और सबसे बड़ी पार्टी थी।
लेकिन इस बार बीजेपी के सामने जाति जनगणना के मुद्दे की चुनौती होगी, जिससे महाराष्ट्र के 80% हिंदुओं के वोट सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होंगे और ये वोट जातियों में बटेंगे तो इंडिया गठबंधन को फायदा होगा। अगर ये वोट एकजुट रहे और बीजेपी विपक्षी दलों के वोट बांटने में कामयाब हो गया तो फिर एनडीए को फायदा मिल सकता है। असंच मला पण लाईटली घेतलं होतं, हलक्यामध्ये घेऊ नका दाढीला। दाढीने तुमची महाविकास आघाडी खड्ड्यात घालण्याचं काम केलंय आणि चालू सरकार टांगा पलटी घोडे फरार, त्याला डेअरिंग लागते, त्याला धाडस लागतं, त्याला जिगर लागते। आता मी या ठिकाणी काही तरुण मुलं माझा विरोध घेऊन उभे होते, माझा फोटो होता आणि त्याच्यावर लिहिलं होतं 84 वर्षाचा म्हातारा, तुम्ही काही काळजी करू नका, अजून लांब बघायचे, 84 हो 90 हो, हे म्हातारा काही थांबवत नाही, हे म्हातारा महाराष्ट्राला योग्य रस्त्यावर आणल्याशिवाय स्वस्थ बसत नाही, तुम्ही त्याची काळजी करू नका। राहुल जी बहुत अलर्ट है महाराष्ट्र के बारे में और महाराष्ट्र की राहुल जी की लीडरशिप में हम लोग इलेक्शन जीतेंगे। सलाह दी उन्हें, कोई एडवाइस दी राहुल गांधी ने? महाराष्ट्र एक अलग राज्य है और महाराष्ट्र में जिस तरह से कांग्रेस यूनाइटेड है उससे राहुल जी बहुत खुश है। आपल्याला जास्तीत जास्त जागा यावेळेस नाशिक जिल्ह्यातनं त्या ठिकाणी निवडून आणायच्यात, त्याबद्दल तुमच्या आशीर्वादाची मला गरज आहे, तुमच्या पाठिंब्याची गरज आहे। मी शेतकरी आहे, तुम्ही शेतकरी, आपल्या दोघांची जात शेतीची आहे आणि ह्या योजना पुढे आपल्याला चालू ठेवायच्या। हे जे खोटा नाटा प्रचार पसरवतायत त्याला तुम्ही भीक घालू नका, त्याला बळी पडू नका। साल से जिसे हमें इंतजार थी, जिस दिन की इंतजार थी, आज वो दिन आ गया है, चुनाव का ऐलान हुआ है। हमें अदालत में न्याय मिलेगा ऐसी अपेक्षा थी, लेकिन न्याय तो कुछ मिला नहीं। अभी हम यही अपेक्षा कर रहे हैं कि जनता की अदालत में हमें न्याय मिलेगा। 2 साल से हम देख रहे हैं महाराष्ट्र की लूट हो रही है, बेरोजगार युवा हर जगह घूम रहे हैं, युवा युवती है हर जगह घूम रहे हैं, लेकिन सारे जो उद्योग है, सारे जो रोजगार की संधि है वो गुजरात जा रही थी। देश में 10 राज्य ऐसे हैं जहां विपक्षी दलों की सरकारें हैं और इनमें झारखंड का नाम भी शामिल है। पिछली बार झारखंड में हेमंत सोरेन की पार्टी और कांग्रेस ने गठबंधन की सरकार बनाई थी, लेकिन बीजेपी के पास इस बार बहुत अच्छा मौका है जब वो एक और राज्य में जीतकर उसे विपक्षी दलों से छीन सकती है और झारखंड में अपनी सरकार बना सकती है। पूरे देश में आदिवासी समुदाय की सबसे ज्यादा आबादी यही झारखंड में है और इस समय विपक्षी दलों की पूरी राजनीति दलितों और आदिवासी समुदाय पर केंद्रित है और इसलिए अगर बीजेपी झारखंड में जीत गई तो वो विपक्षी दलों के इस नैरेटिव को तोड़ सकती है और बता सकती है कि देश के जिस राज्य में सबसे ज्यादा आदिवासी आबादी है वहां के वोटर्स बीजेपी के साथ है। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन हाल ही में झारखंड मुक्ति मोर्चा को छोड़कर बीजेपी में आ गए हैं और इसलिए इन चुनावों से यह भी पता चलेगा कि चंपई सोरेन के पार्टी बदलने से बीजेपी को कितना फायदा हुआ है या फिर वोटर्स को ये बात पसंद नहीं आई। और इन चुनावों से यह भी तय होगा कि क्या लोग ईडी की गिरफ्तारी के मुद्दे पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ हैं या जनता उन्हें भ्रष्ट मानती है और उसकी कोई हमदर्दी हेमंत सोरेन के साथ नहीं है। ये तय हो जाएगा इस चुनाव में। सरकार पुनः कैसे बने इसका हथकंडा वर्तमान सरकार अपना रही है, जिसका अब समय आ गया है चुनाव घोषणा के बाद यह सरकार अब अपना उल्टी गिनती शुरू हो गई। कांग्रेस की तैयारी तो निश्चित तौर पे है। हम लोगों तो ऑलरेडी एक राउंड जो सीट हम लोग लड़े थे उन सीटों पे हम लोग काम कर चुके हैं। अब रहा गठबंधन का सवाल। अब हमको लगता है कि तो गठबंधन की बैठक जितना जल्दी हो सकता है हम लोग करेंगे आजकल में। तो ये तो 2 राज्य हो गए, महाराष्ट्र और झारखंड, लेकिन इसके साथ ही 15 राज्यों की 48 विधानसभा की सीट और 2 लोकसभा की सीटों पर भी उपचुनाव होने वाले हैं और इनमें केरल की वायनाड सीट बहुत महत्वपूर्ण है, जहां से प्रियंका गांधी वाड्रा राहुल गांधी की जगह
चुनाव लड़ रही हैं। अगर 52 वर्ष की प्रियंका गांधी वाड्रा वायनाड से ये उपचुनाव जीत गईं तो गांधी परिवार के तीनों सदस्य संसद में पहुंच जाएंगे, जिनमें सोनिया गांधी पहले से ही राज्यसभा में सांसद हैं, राहुल गांधी रायबरेली सीट से लोकसभा के सांसद हैं और प्रियंका गांधी वाड्रा वायनाड सीट पर अगर जीत गईं तो वो भी लोकसभा पहुंच जाएंगी। और आपको याद होगा कि राहुल गांधी इसी वायनाड सीट से लड़े थे लोकसभा चुनाव में, लेकिन उन्होंने रायबरेली की सीट को रख लिया और वायनाड सीट को छोड़ दिया और फिर यह तय किया कि अब वायनाड से उनकी बहन चुनाव लड़ेंगे। लेकिन वायनाड के जो समीकरण है उससे ऐसा लगता है कि प्रियंका गांधी वाड्रा को जीतने में कोई खास परेशानी वहां से होगी नहीं, और अगर वो जीत गई तो गांधी परिवार के तीनों सदस्य आपको पार्लियामेंट में नजर आएंगे और ऐसी 3 सीटें हो जाएंगी जिन्हें गांधी परिवार अपनी मजबूत सीटें कह पाएगा। पहली है रायबरेली, जो पहले से ही गांधी परिवार की मजबूत सीट मानी जाती है। दूसरी है अमेठी, जिसे उन्होंने स्मृति ईरानी से इस बार वापस छीन लिया। और तीसरी सीट है वायनाड की सीट। तो ये 3 सीटें ऐसी हैं जिनके आसपास गांधी परिवार की राजनीति अब घूमती रहेगी आने वाले कुछ वर्षों तक। और प्रियंका गांधी वाड्रा के चुनावी राजनीति में आने से अब कांग्रेस पार्टी में उनका कद पहले से कहीं ज्यादा बढ़ जाएगा और लोकसभा में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा साथ साथ आपको दिखाई देंगे। भाई बहन की जो जोड़ी है ये एक साथ नरेंद्र मोदी का मुकाबला करेगी। जबकि एक जमाने में इंदिरा गांधी चाहती थी कि संजय गांधी और राजीव गांधी दोनों लोकसभा के सदस्य बने, लेकिन राजीव गांधी उस समय राजनीति में आए जब संजय गांधी इस दुनिया में नहीं थे। लेकिन अगर प्रियंका गांधी वाड्रा वायनाड से उपचुनाव जीत गई तो वो और राहुल गांधी लोकसभा के सदस्य एक साथ होंगे और सोनिया गांधी राज्यसभा की सदस्य होंगी। लेकिन अगर इन चुनावों को आप ध्यान से देखेंगे, इसमें उत्तर प्रदेश के भी उपचुनाव हैं, जहां एक बार यह तय होगा कि योगी आदित्यनाथ इस बार कैसा प्रदर्शन करते हैं उत्तर प्रदेश के उपचुनावों में भी। लेकिन अगर आप महाराष्ट्र और झारखंड के इन चुनावों को देख लें तो देखिए कुछ परिवार ऐसे हैं जिनकी साख दांव पर लगी हुई है। 3 परिवार ऐसे हैं जिनकी साख दांव पर लगी हुई है और पहला है ठाकरे परिवार, उद्धव ठाकरे का परिवार। इस विधानसभा चुनाव में तय होगा कि लोग उनके साथ हैं या नहीं। शिवसेना, असली शिवसेना, वहां के लोग किसे जानते हैं। और अगर ठाकरे परिवार इस बार अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाया तो अगले 5 साल उन्हें विपक्ष में बाहर बैठना पड़ेगा और उनकी पार्टी के लिए यह बहुत मुश्किल होगा कि वो 5 साल बिना सत्ता के विपक्ष में बैठे रहें। इससे उनकी पार्टी और ज्यादा कमजोर होगी और महाराष्ट्र की राजनीति में ठाकरे परिवार का जो दबदबा है वो काफी कम हो जाएगा। इसलिए उनके लिए ये डू और डाई वाली स्थिति है, करो या मरो वाली स्थिति है। और जो कुछ ठाकरे परिवार के साथ हुआ ये उनका बदला लेने का समय है। अब उनका बदला पूरा होता है या नहीं ये इस चुनाव में पता चलेगा। दूसरा परिवार है पवार परिवार, यानी शरद पवार का परिवार। शरद पवार अब एक ऐसी स्थिति में आ गए हैं जब उम्र के हिसाब से अगर आप देखें तो ये शायद उनका आखिरी चुनाव होगा और इस आखिरी चुनाव में शरद पवार पूरी दुनिया को, पूरे भारत को, महाराष्ट्र को यह बताना चाहेंगे कि एनसीपी असल में उनकी पार्टी है और जिस तरह से उनकी पार्टी में बगावत हुआ उस हिसाब से जनता उनके साथ है। तो इसलिए वो भी अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं और अजीत पवार भी इसी प्रकार से अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ेंगे, क्योंकि अगर वो इस बार चुनाव में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाए तो उनकी पार्टी के लिए अगले 5 साल बिना सत्ता के विपक्ष में बैठना बहुत मुश्किल होगा और हो सकता है कि उनके साथ जो विधायक हैं भी पुराने या उनके जो साथ उनके साथी हैं वो वापस शरद पवार की पार्टी में शामिल हो जाए। महाराष्ट्र में ही अगर आप बात करें तो प्रधानमंत्री मोदी और राहुल गांधी, इन दोनों की साख भी दांव पर होगी। राहुल गांधी की साख इसलिए दांव पर होगी क्योंकि राहुल गांधी जश्न तो बहुत मना रहे हैं लोकसभा के चुनाव के नतीजे आने के बाद से, लेकिन हरियाणा में उन्होंने जिस तरीके से चुनाव हारा है उससे उनका जो दबदबा था, जो लगातार लोग ये कह रहे थे कि वो अगले प्रधानमंत्री हैं, लोग जो कह रहे थे कि उनकी लोकप्रियता अब आसमान छू रही है, अब उस पर एक बहुत बड़ा ब्रेक लग गया है
और अगर उन्होंने महाराष्ट्र का चुनाव भी है वो हार गए तो फिर राहुल गांधी की लोकप्रियता अपने शीर्ष तक पहुंचने से पहले ही वापस गिरनी शुरू हो जाएगी। और अगर प्रधानमंत्री मोदी ये चुनाव बीजेपी को जिता गए तो फिर प्रधानमंत्री मोदी का जो जलवा है, जिसके लिए वो जाने जाते हैं, प्रधानमंत्री मोदी की जो छवि है, उनका जो ब्रांड है भारत की राजनीति में, अगर वो महाराष्ट्र में भी जीत गए तो फिर उसे रोकने वाला कोई नहीं है। रातों रात सब कुछ बदल जाएगा और विपक्ष का जो मनोबल है वो बुरी तरीके से टूट जाएगा। झारखंड में भी एक परिवार है, शिबू सोरेन का परिवार, हेमंत सोरेन का परिवार, जो इस वक्त उनकी साख भी दांव पर लगी होगी और ये चुनाव उनके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। और एक नाम और है और वो है प्रियंका गांधी वाड्रा। प्रियंका गांधी वाड्रा का कांग्रेस में तो अच्छा खासा कद है, वो कांग्रेस की बड़ी नेता हैं, लेकिन इसलिए नहीं है क्योंकि उनका प्रदर्शन बहुत शानदार रहा है। वो इसलिए बड़ी नेता है कांग्रेस की क्योंकि वो गांधी परिवार की सदस्य हैं, क्योंकि वो सोनिया गांधी की बेटी हैं। पहली बार अब वो चुनाव लड़ रही हैं और चुनाव लड़कर अगर वो लोकसभा पहुंचती हैं तो ये उनके रुतबे में एक वृद्धि करेगा। उनका जो कद है एक नेता के तौर पर वो बढ़ेगा जब वो लोकसभा में जीतकर, चुनाव जीतकर आएंगी और फिर कांग्रेस में उनका कद और भारत की राजनीति में भी उनका कद बढ़ेगा। इसलिए उनके लिए भी ये बहुत महत्वपूर्ण है कि वो जीतें और अच्छे खासे मार्जिन से जीतें। राहुल गांधी से ज्यादा मार्जिन से जीतेंगी, राहुल गांधी के बराबर जीतेंगी या राहुल गांधी के मार्जिन से कम में जीतेंगी, इस पर भी लोगों की नजर रहेगी।